किताब फ्लेमिंगो से एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली कविता पर बात करेंगे, कीपिंग क्वाइट। जी, पाब्लो नेरूदा की लिखी हुई बहुत ही गहरी कविता है ये। हाँ, और ये चर्चा एनसीईआरटी की किताब में जो दिया है उसी पर आधारित रहेगी। पहले थोड़ा कवि के बारे में जान लें। पाब्लो नेरूदा, असली नाम तो कुछ और था, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बसुआल्टो, चिली के थे। जी हाँ, और उनकी कविताओं की खासियत थी कि वो बहुत ही समझ आने वाली इमेजेस, छवियों का इस्तेमाल करते थे। सीधी, सरल लेकिन गहरी। बिल्कुल, और इसीलिए शायद खूबसूरत भी लगती हैं। उन्हें 1971 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था। सही कहा। और इस कविता में कीपिंग क्वाइट में नेरूदा असल में शांत आत्मनिरीक्षण, जिसे अंग्रेजी में क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, और इंसानों के बीच आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसकी जरूरत पर जोर देते हैं। एक तरह से रुकने और सोचने का आह्वान है ये। हाँ बिल्कुल। और देखिए शीर्षक ही कितना दिलचस्प है, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। तो क्या ये सिर्फ चुप रहने की बात है या कुछ और, क्या लगता है? इसी सवाल से शुरू करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस कविता को पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन समझें। इसके जो मुख्य विचार हैं, शांति, एकता, आत्मनिरीक्षण, प्रकृति से जुड़ाव, इन सब को देखेंगे और जो जरूरी अंग्रेजी शब्द हैं उन पर भी ध्यान देंगे। हाँ, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्तियां हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब स्थिर रहेंगे। ये 12 तक गिनना और स्थिर रहना, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, 12 तक गिनना ये शायद सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये एक प्रतीक हो सकता है। प्रतीक किस चीज का? जैसे घड़ी में 12 घंटे होते हैं या साल में 12 महीने, तो ये एक मापा हुआ क्षण है, एक तय किया हुआ छोटा सा वक्त। शायद कवि हमें रोज की भागदौड़ से बस कुछ पल रुकने को कह रहे हैं, एक पॉज लेने को। अच्छा, पर स्थिर रहना, कीप स्टिल, ये फिजिकल स्थिरता है या मेंटल भी? मुझे लगता है दोनों। पहले तो शारीरिक रूप से हिलना डुलना बंद करना, वो बाहरी शांति की शुरुआत है। पर शायद इसका गहरा मतलब हमारे दिमाग में जो उथल पुथल चलती रहती है, जो विचार दौड़ते रहते हैं, उनको भी शांत करना है। एक तरह की तैयारी। हाँ, कह सकते हैं। आगे जो आने वाला है उसके लिए मन को तैयार करना। ठीक है। अगली पंक्तियां हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पृथ्वी के चेहरे पर एक बार के लिए चलो किसी भी भाषा में बात न करें, चलो 1 सेकंड के लिए रुकें और अपनी बाहों को इतना न हिलाएं। किसी भी भाषा में बात न करना, ये तो बहुत ही बड़ा विचार है, ग्लोबल सा। हाँ बिल्कुल, ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। सोचिए अगर एक पल के लिए दुनिया में कोई भी किसी भी भाषा में बात ना करे। हाँ, भाषाएं हमें जोड़ती तो हैं, पर कभी-कभी दीवारें भी बन जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। शायद नेरूदा कह रहे हैं कि इस भाषा की बाधा के बिना हम शायद पहली बार सिर्फ इंसान होने के नाते एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, बिना किसी लेबल के। और ये 1 सेकंड के लिए रुकना, ये दिखाता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है। बिल्कुल, ये कोई बहुत लंबा या मुश्किल काम नहीं है, बस एक पल का ठहराव। और ये जो है, अपनी बाहों को ना हिलाएं, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, जी, इसका क्या मतलब हो सकता है? काम रोक देना? वो तो है ही, पर शायद उससे ज्यादा भी। अंग्रेजी में आम शब्द का एक मतलब हथियार भी होता है। ओह हाँ, सही कहा। तो हो सकता है बाहों को ना हिलाना सिर्फ शारीरिक मेहनत रोकने का नहीं, बल्कि लड़ाई झगड़ा, हिंसा, आक्रामकता, इन सब को रोकने का भी प्रतीक हो। अच्छा, तो ये एक बहुत व्यापक शांति का आह्वान है, शरीर की भी और मन की भी और समाज की भी। जी बिल्कुल। वाह हो, अगर ऐसा हो, सब चुप हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो कैसा माहौल बनेगा? अगली पंक्तियां कहती हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines, we would all be together in a sudden strangeness. हाँ, कवि से एग्जॉटिक मोमेंट कह रहे हैं, अनोखा, विलक्षण क्षण। एग्जॉटिक शब्द हम आमतौर पर किसी बहुत अलग, किसी विदेशी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, जो रोजमर्रा का ना हो। बिल्कुल। और आज की दुनिया कैसी है? रश यानी भीड़, भाग दौड़, हड़बड़ी, और इंजन्स, इंजनों का शोर, मशीनों की आवाज, टेक्नोलॉजी का दबदबा। सही।
तो इस शोर और रफ्तार के बीच एक ऐसा पल जब सब थम जाए, वो तो वाकई एग्जॉटिक ही होगा ना, हमारी रोज की जिंदगी से बिल्कुल अलग। और उस पल में क्या होगा? We would all be together in a sudden strangeness. हम सब एक साथ होंगे एक अचानक अजीबपन में। ये अजीबपन या स्ट्रेंजनेस कैसा होगा? ये नेगेटिव तो नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ नेगेटिव मतलब है। ये शायद उस एहसास के बारे में है जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया, जब हम सब अपनी रोज की भूमिकाएं, अपनी भाषाएं, अपनी गतिविधियां छोड़कर बस एक साथ होंगे। चुपचाप। हाँ, ये एक साझा चुप्पी होगी, एक ऐसी एकता जो शायद अजीब लगे क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, पर शायद ये अजीबपन हमें करीब लाएगा, एक नया तरह का जुड़ाव। अच्छा, अब कवि कुछ उदाहरण देते हैं। चौथा स्टैंजा, Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा है। मतलब उस शांति के पल में हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। हाँ, ये दिखाता है कि इंसान की जो गतिविधियां प्रकृति का शोषण करती हैं वो रुक जाएंगी। मछुआरे का व्हेल को न मारना इसी का प्रतीक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे जीवों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा उदाहरण, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपने घायल हाथों को देखेगा। हाँ, ये पहले वाले से काफी अलग है। हाँ, ये बाहर देखने के बजाय अंदर देखने जैसा लगता है, अपनी तरफ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक। वो आदमी जो मेहनत करके नमक बना रहा है, वो शायद अपने काम में इतना डूबा है कि उसे अपने शरीर पर, अपने हाथों पर जो असर पड़ रहा है उसका ध्यान ही नहीं है। हाँ, अक्सर होता है। लेकिन उस शांत पल में जब वो काम रोकता है तो उसे अपने घायल हाथ दिखते हैं। ये एक मौका है अपने परिश्रम की कीमत को, अपनी पीड़ा को महसूस करने का, खुद को देखने का। तो मतलब ये ठहराव सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए भी है, खुद को समझने के लिए। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही शांत क्षण बाहरी दुनिया, प्रकृति और भीतरी दुनिया, स्वयं, दोनों पर असर डाल रहा है। यही तो इस कविता की खूबी है। ये शांति मल्टी डायमेंशनल है। अब अगला स्टांजा देखिए, ये युद्ध और संघर्ष के बारे में है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ, ये पंक्तियां हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. यहाँ कई तरह के युद्धों की बात है। ग्रीन वॉर्स शायद प्रकृति के खिलाफ युद्ध। हाँ, जैसे जंगलों की कटाई, प्रदूषण, ये सब। बिल्कुल। फिर वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये तो सीधे सीधे आधुनिक विनाशकारी युद्धों की तरफ इशारा है। और फिर वो पंक्ति, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसी जीत जिसमें कोई बचे ही ना। ये तो युद्ध की पूरी निरर्थकता, फ्यूटिलिटी को उजागर करती है। सही कहा। कवि कह रहे हैं कि ऐसे विनाशकारी काम करने वाले लोग भी उस शांति के क्षण में रुक जाएंगे। और रुक कर क्या करेंगे? वो साफ कपड़े पहनेंगे, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। हाँ, साफ कपड़े पहनना, ये किसका प्रतीक हो सकता है? शायद नफरत या दुश्मनी को छोड़ने का, या अपने किए पर पछतावे का एक नई शुरुआत। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, जैसे खून खराबे के दाग धुल गए हों। और फिर वो क्या करेंगे? अपने भाइयों के साथ घूमेंगे छांव में, कुछ न करते हुए। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, डूइंग नथिंग। भाइयों के साथ, मतलब जो पहले दुश्मन थे वो भाई बन गए। हाँ, यही तो शांति का जादू है। और वो छांव में चलेंगे, यानी सुरक्षा में, सुकून में, और सबसे जरूरी, कुछ न करते हुए। ये कुछ न करना फिर से आ गया। हाँ, और यहाँ इसका मतलब है विनाश न करना, युद्ध न करना। ये उस विनाशकारी गतिविधि का एकदम उल्टा है। ये मेल मिलाप, शांति से एक साथ रहने की एक बहुत ही शक्तिशाली इमेज है। सोचिए, एक पल की शांति में इतनी ताकत है कि वो युद्धों को रोक सकती है, दुश्मनों को भाई बना सकती है। लेकिन कई लोग ये ना समझ रहे हैं कि कवि बस आलसी बनने को कह रहे हैं। हाँ, ये चिंता कवि को भी है। इसीलिए अगला स्टैंजा बहुत बहुत जरूरी है। वो अपनी बात साफ करते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. जो मैं चाहता हूँ उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, मतलब मेरी बात को टोटल इनएक्टिविटी या पूर्ण निष्क्रियता मत समझ लेना, क्योंकि वो तो मौत जैसी है। बिल्कुल। इसीलिए वो कहते हैं, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन तो चलने का ही नाम है,
और आगे साफ कहते हैं, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मेरा मौत से कोई लेना देना नहीं है, मैं जीवन का पक्षधर हूँ। तो ये शांति जीवन विरोधी नहीं है, ये मौत या आलस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस ठहराव का, इस शांति का असली मकसद क्या है? कवि आगे समझाते हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। हाँ, यहाँ वो हमारी एक आदत पर सवाल उठाते हैं। हम अक्सर जीवन को बस चलाते रहने के लिए इतने सिंगल माइंडेड हो जाते हैं। सिंगल माइंडेड मतलब एक ही धुन सवार होना, बस आगे बढ़ना, काम करना, पैसा कमाना, भागते रहना, इसी पर सारा ध्यान लगा देना, दूसरी चीजों के बारे में सोचना ही नहीं। हाँ, होता है ऐसा। तो कवि कहते हैं, अगर हम इस अंधी दौड़ में इतने सिंगल माइंडेड ना हो और एक बार के लिए कुछ ना कर सकें, मतलब उस दौड़ को रोक सकें, तो शायद एक विशाल चुप्पी उस गहरी उदासी को तोड़ सकती है जिसने हमें पकड़ रखा है। उदासी, सैडनेस। किस बात की उदासी? कवि दो तरह की उदासी बताते हैं। पहली, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, खुद को कभी न समझ पाने की उदासी। अच्छा। हम अपनी भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि हमें ये समझने का वक्त ही नहीं मिलता कि हम असल में हैं कौन, हम चाहते क्या हैं, हमें खुशी किस चीज से मिलती है। सही बात है। और दूसरी उदासी है ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, खुद को ही मौत की धमकी देने की उदासी। इसका मतलब है हमारे अपने ही काम, जैसे युद्ध, प्रकृति का विनाश, ये सब करके हम अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। ये भी तो एक तरह की उदासी है, एक बेबसी है। तो ये चुप्पी हमें इस दोहरी उदासी से निकाल सकती है, खुद को समझने का मौका देकर और विनाश से रोककर। हाँ, शायद यही रास्ता है। वो चुप्पी हमें रुककर सोचने का, आत्ममंथन करने का मौका देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हमारी ये लगातार की भागदौड़ी हमें खुद से और इस दुनिया से दूर कर रही है? लगता तो यही है। और इस सोचने के लिए, इस नए नजरिए के लिए प्रेरणा कहाँ से ले? कवि फिर प्रकृति की तरफ देखते हैं। अगला स्टांजा। हाँ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, जैसे जब सब कुछ मृत लगता है और बाद में जीवित साबित होता है। पृथ्वी कैसे सिखा सकती है? ये थोड़ा पजलिंग है। देखिए, प्रकृति का चक्र देखिए। जैसे सर्दी का मौसम आता है, हाँ, तब क्या होता है? पेड़ पत्ते गिरा देते हैं, घास सूख जाती है, जमीन ठंडी और शांत हो जाती है। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ मर गया है, सब शांत, स्थिर से। पर क्या वो अंत होता है? नहीं, उसके बाद वसंत आता है। बिल्कुल, वसंत में वही धरती, वही पेड़ फिर से जीवित हो उठते हैं, नई पत्तियां, नए फूल, जीवन लौट आता है। तो पृथ्वी हमें यही सिखाती है कि जो चीज बाहर से शांत या मृत लग रही है, वो अंदर से जीवित हो सकती है। हाँ, उसी तरह कवि जो शांति या स्थिरता सुझा रहे हैं, वो शायद बाहर से मृत्यु या निष्क्रियता जैसी लगे, पर वो असल में मौत नहीं है। वो एक शांत पुनर्जनन, एक रीजेनरेशन का समय हो सकता है। अच्छा, जैसे बीज जमीन के अंदर शांत पड़ा रहता है, पर उसमें जीवन होता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसा ही। तो ये ठहराव, ये शांति प्रोडक्टिव है। ये अंत नहीं, बल्कि एक तैयारी है नई समझ, नए जीवन के लिए। पृथ्वी हमें यही सिखाती है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। शांति मतलब अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत की संभावना। जी। और फिर कविता खत्म होती है इन पंक्तियों से, Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहना और मैं चला जाऊंगा। ये तो लगभग वैसी ही लाइनें हैं जिनसे कविता शुरू हुई थी। हाँ, एक तरह से ये साइकिल पूरा हो रहा है। कवि ने अपनी बात कह दी है, शांति का, आत्मनिरीक्षण का, एकता का संदेश दे दिया है। और अब वो फिर से 12 तक गिन रहे हैं। हाँ, जैसे उस शांत क्षण को शुरू करने का इशारा कर रहे हो। पर इस बार एक फर्क है। वो कहते हैं यू कीप क्वाइट। ये अब सीधे हमें, यानी पाठक या श्रोता को संबोधित है। अच्छा, ये हमारे लिए निर्देश है या निमंत्रण? हाँ, एक तरह का निमंत्रण है कि अब आप इस शांति का अनुभव करें, आप ये अभ्यास करें। और ये जो आखिरी में है, और मैं चला जाऊंगा एंड आई विल गो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शायद ये है कि कवि का काम अब पूरा हो गया है। उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया, सोचने के लिए विचार दे दिया। अब वो पीछे हट रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है
कि हम उस चुप्पी को अपने अंदर उतरने दें, उसे जिएं। कवि ने बीज बो दिया है, अब उसे पनपाना हमारा काम है। तो इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? अगर हमें मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से कुछ बहुत जरूरी थीम्स है इसमें। पहला तो है साइलेंस एंड स्टिलनेस, शांति और स्थिरता। ये खालीपन नहीं है, बल्कि ये सोचने समझने के लिए एक उपजाऊ जमीन है, भागदौड़ से एक जरूरी ब्रेक। हाँ। दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। शांति हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है, अपने कामों के असर को देखने का, जैसे वो नमक वाले के हाथ, खुद को बेहतर जानने का। सही। तीसरा है पीस एंड यूनिटी, शांति और एकता। जब हम भाषा, देश, झगड़े, इन सब बाहरी चीजों को छोड़कर चुप होते हैं, तो हम इंसान होने के नाते एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये युद्ध और बंटवारे का जवाब है। और चौथा? चौथा है हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य। कविता हमें प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने, वेल को न मारना और उससे सीखने, पृथ्वी का उदाहरण की बात करती है। बिल्कुल। और अगर हम एनसीईआरटी की किताब के थिंक इट आउट वाले सवाल देखें तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स को रीइंफोर्स करते हैं। हाँ, जैसे वो पूछते हैं कि 12 तक गिनने और स्थिर रहने से क्या मिलेगा, तो जवाब वही है, आत्मनिरीक्षण, शांति। फिर पूछते हैं कि क्या कवि टोटल इनएक्टिविटी या मौत की बात कर रहे हैं, तो जवाब है नहीं। वो साफ कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। जी। और वो सैडनेस या उदासी क्या है? वो खुद को न समझ पाने की और अपने ही विनाश की तरफ बढ़ने की उदासी है। और प्रकृति का कौन सा सिंबल स्थिरता में जीवन दिखाता है, तो वो पृथ्वी है। बिल्कुल, ये सवाल कविता के कोर मैसेज को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो ये थी पाब्लो नेरुदा की कविता कीपिंग क्वाइट पर हमारी आज की बातचीत। मुझे लगता है आज के समय में जहां इतना शोर है, इतनी भागदौड़ है, ये कविता शायद पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट हो गई है। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है इस चर्चा से सभी को, खासकर स्टूडेंट्स को, इसे समझने में मदद मिली होगी। और चलते चलते बस एक सवाल छोड़ जाती हूँ। नेरुदा का ये शांत रहने का जो आइडिया है, क्या ये सिर्फ कुछ देर का अभ्यास है या इसे हम अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? मतलब हमेशा एक तरह की भीतरी शांति बनाए रखना। हाँ, फैसले लेते वक्त, लोगों से मिलते वक्त, अगर हम उस शांति का थोड़ा सा अंश भी अपने साथ रख सकें, तो हमारे व्यवहार पर, हमारे रिश्तों पर और शायद दुनिया पर भी इसका क्या असर होगा, इस पर सोचना जरूर। बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।